जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके सामने जीएस थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर यूपी पुलिस के लिए आपके सामने हाजिर हूं और हम बिना समय बर्बाद किए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं। अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने विद्युत मोटर। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है डायनेमो। ऑप्शन थर्ड आपके सामने है विद्युत सेल और ऑप्शन फोर आपके सामने है लाउड स्पीकर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर होते हैं उनमें लगा होता है, जो बैटरी होती हैं वह डायनेमो के द्वारा ही चार्ज होती हैं। डायनेमो चलता है और वह विद्युत ऊर्जा बनाता है। काम तो करता है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? यदि विद्युत सेल की बात की जाए तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्लियर है ना? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यदि बात की जाए तो लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर जैसे आपने सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने उसमें आपने गाने सुने होंगे या कोई कथा, भागवत कथा या जो भी प्रकरण आपने देखा होगा, सुना होगा। तो होता क्या है कि एक मशीन के माध्यम से उसमें लाउड स्पीकर में तार लगा दिया जाता है और हम जो भी बोलते हैं तो वह ध्वनि के रूप में आप लोग सुनते हो। लेकिन जो तार लगाया जाता है उसमें वह पहले इलेक्ट्रिसिटी का ही तार लगाया जाता है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कील नहर बाल्टिक सागर और त्रिसागर बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह किस देश में है? क्लियर है ना? तो इसकी बात की जाए तो कील जो नहर है वो कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। इसमें क्या होता है कि जो ये कील नहर है, एक तरफ तो उत्तरी सागर है और एक बाल्टिक सागर है। क्लियर है ना? एक तरफ बाल्टिक सागर है, इन दोनों को जोड़ा जाता है वह कील नहर के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? कील नहर के माध्यम से। और जो यह कील नहर है यह जर्मनी देश में स्थित है। किसमें स्थित है? जर्मनी देश में स्थित है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, ऑप्शन सेकंड रूस, ऑप्शन थर्ड वियतनाम और ऑप्शन फोर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। क्लियर है ना? कौन सा है? फर्स्ट। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के यदि बचपन के नाम की बात की जाए तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने सिद्धार्थ, ऑप्शन सेकंड है आपके सामने राहुल, ऑप्शन थर्ड है आपके सामने वर्धमान और ऑप्शन फोर है आपके सामने रामतनु पांडे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है ना? सिद्धार्थ। यदि राहुल की बात की जाए तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। किसका नाम था? गौतम बुद्ध के
पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्लियर है। वर्तमान की बात की जाए तो यह महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। किसका था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और रामतनु पांडे की बात की जाए तो रामतनु पांडे तानसेन का बचपन का नाम था। क्लियर है। तानसेन एक काफी फेमस, आप सब लोग जानते हो, और यह अकबर से संबंधित थे, उसके नवरत्न में भी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है, सिद्धार्थ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? क्लियर है ना। अब देखिए, इसमें विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, ऐसे समझो सबसे पहले तो जैसे देश में संसद होती है, देश में संसद होती है, तो संसद में क्या सीन होता है कि संसद में 3, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 से मिलकर संसद बनती है। आप सब लोग जानते हो। वैसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। क्या होता है? राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। विधानमंडल में मुख्यतः क्या होता है? एक तो विधानसभा होती है। क्या होती है? विधानसभा होती है, विधानसभा होती है। और एक राज्यपाल होता है। और क्या होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, वहां का विधानमंडल विधान परिषद के साथ ही बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद क्या है? सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां का विधानमंडल इन तीनों से मिलकर बनता है। क्लियर है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पर केवल इन दोनों से मिलकर, मतलब विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बन जाता है। अब विधान परिषद में होता क्या है? विधान परिषद की यदि बात की जाए तो विधान परिषद में सीटों की जो संख्या होती है, वह उस राज्य की विधानसभा के, विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है, विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है, वह 1/3 और उसी राज्य की विधानसभा के 1/3 के बराबर होती है। क्लियर है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य में विधान परिषद है और विधानसभा है, तो वहां पर जो विधान परिषद की जो सीटें हैं, वो विधानसभा का 1/3 होती हैं अधिकतम। क्लियर। जैसे अगर बात की जाए कि किसी भी राज्य में हमने मान लिया कि विधानसभा की सीटें 300 हैं। कितनी हैं? 300 है किसी राज्य में। 300 सीटें हैं किसी भी सदन में, जैसे 300 है, तो इसका 1/3, इसका 1/3 लगभग क्या 100%, मतलब 100 सीटें विधान परिषद में हो जाएंगी। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 1/3, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 1/6 और ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 1/12 और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 1/3 सदस्य होते हैं, यह किसी भी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा मनोनीत होते हैं। जबकि 1/6 जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। और जो 1/12 सदस्य होते हैं, ये आपके शिक्षक संघ, जैसे आपने देखा हुआ कि ग्रेजुएशन या स्नातक करने के बाद आप लोग भी वोट देते हो विधान परिषद के लिए, तो ये 1/12 सदस्य होते हैं, ये शिक्षक या छात्रों के द्वारा
मनोनीत होते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1/3 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने हाजिर है, किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता है? विधानसभा में। क्लियर है ना? तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है और विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था। देखिए ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 331 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 331 के तहत तो लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था। कितने? 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था। क्लियर है ना? 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था। क्लियर है? 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन तो आप समझ रहे होंगे भारतीय, और एंग्लो का मतलब यह होता है, जैसे आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वह आंग्ल है तो वह अंग्रेजों से संबंध है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे माता पिता जो एक भारतीय हो और एक अंग्रेज मतलब इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, यदि इनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते थे। तो अनुच्छेद 331 के तहत तो 2 लोकसभा में मनोनीत होते थे और अनुच्छेद 333 के तहत और आर्टिकल 33 के तहत एक विधानसभा में मनोनीत होता था। क्या होता था? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति मनोनीत होता था। एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति मनोनीत होता था। क्लियर है ना? एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति मनोनीत होता था। तो समझ पा रहे हो ना? एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है कि एक माता पिता में से कोई एक यूरोपियन कंट्री में से, ब्रिटेन, इंग्लैंड से होना चाहिए, और एक, जैसे अगर माता वहां की है तो पिता भारतीय होना चाहिए, यदि माता भारतीय है तो पिता वहां का होना चाहिए। उनसे उत्पन्न जो संतान होती है हम उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को सदस्य को नामित करने के प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे और एक विधानसभा में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यह भारतीय संसद द्वारा संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया और यही क्वेश्चन में पूछा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है। तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सेकंड है 104वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन थर्ड है 103वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन 4 है 105वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। कौन सा है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन व्यक्तियों का मनोनयन कैंसिल या रद्द कर दिया गया है। क्लियर है ना? यदि 101वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और यह 2017 में लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में इसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। क्लियर है? यदि 103वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह 2009 में था और यह ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। किससे संबंधित था? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लियर है ना? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 2019 में। और यह किससे संबंधित था? तो यह ईडब्ल्यूएस से संबंधित था और ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लियर है? यदि 105वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह 105वां जो संविधान संशोधन है यह शैक्षिक
व सामाजिक आधार पर, शैक्षिक व सामाजिक आधार पर अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़े लोगों के लिए यह आरक्षण का प्रावधान करता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। मेरा कहने का मतलब है कि 6 राज्यों में विधान परिषद, इसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो ऑप्शन फर्स्ट 403, ऑप्शन सेकंड 80, ऑप्शन थर्ड 31 और ऑप्शन फोर 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 है। कौन सा है? 4। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। अब अगर इनकी बात की जाए तो 403 क्या है? 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या है। क्या है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या है, या उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है। क्लियर है ना? विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 403। यदि बात की जाए 80 की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें क्या हैं? उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटों की संख्या है 80। क्लियर है? 80 क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। अगर बात की जाए 31 क्या है? तो 31 भी उत्तर प्रदेश की ही राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या है। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या है। क्लियर है ना? तो बच्चे समझ पा रहे हो ना? 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। लोकसभा में कितने व्यक्ति चुनकर जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से? तो 80 जाते हैं। राज्यसभा में कितने जाते हैं? तो 31 या 30 बन जाते हैं। और अगर बात की जाए 100 तो 100 विधान परिषद की सीटों की संख्या है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है, शाकंभरी मेला का आयोजन कहां किया जाता है? शाकंभरी मेला का आयोजन कहां किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है सहारनपुर, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है प्रयागराज, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है वृंदावन और ऑप्शन 4 आपके सामने है गोरखपुर। इस क्वेश्चन का यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन फर्स्ट है सहारनपुर। सहारनपुर में ही शाकंभरी मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर है ना? अब अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में एक त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज से संबंधित है। त्रिवेणी महोत्सव किससे संबंधित है? तो यह प्रयागराज से संबंधित है। यदि बात की जाए वृंदावन की तो वृंदावन का एक काफी फेमस है और वह है हरिदास जयंती। बहुत पूछा जाता है हरिदास जयंती किससे संबंधित है? तो यह वृंदावन से संबंधित है। और यदि गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर खिचड़ी मेला, कौन सा मेला? खिचड़ी मेला गोरखपुर से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? समझ पा रहे होंगे आप लोग कि सहारनपुर में होता है शाकंभरी मेला, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है और खिचड़ी मेला गोरखपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने हाजिर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। क्लियर है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप सब लोग जानते हो 1576 में। यह काफी फेमस युद्ध है और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है फरीद खान, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है हकीम खान सूर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मुनीम खान और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सिराजुद्दौला। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो काफी फेमस है और यह इसकी डेट पूछ ली जाती है 1576, आप सब लोग जानते हो। अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हकीम खान सूर है।
अब अगर बात की जाए तो कि फरीद खान कौन है, तो फरीद खान शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। कौन? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था आपका फरीद खान। क्लियर है? यश सिराजुद्दौला की बात की जाए तो यह बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था। और आपको जानकारी होगी तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। उसमें बंगाल का नवाब मुख्यतः सिराजुद्दौला था और इसके जो साथी थे जैसे मीर जाफर, मीर कासिम, जगत सेठ, इन सब लोगों ने इसको धोखा दे दिया था। अब अगर बात की जाए तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है हकीम खान सूर। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा यह जम्मू कश्मीर है। क्या है? ये हमने मान लिया कि यह जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर से आप सब लोग जानते हो कि इस साइड में यहां पाकिस्तान है। कौन है? हमारा प्यारा पाकिस्तान है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां अफगानिस्तान है। यहां थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, अपने भारत से, जम्मू कश्मीर से सबसे कम सीमा अगर किसी देश की लगती है भारत के साथ तो अफगानिस्तान है। और इधर बात की जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सब यह चीन से लगता है। क्लियर है ना? ये LAC और यहाँ ये LOC है, ये यहाँ LOC है, ये LAC है चीन के साथ, LAC लाइन एक्सेस कंट्रोल है, और ये LOC है यहाँ पर लाइन, ये LAC ये LOC। अब अगर बात की जाए इसमें तो झगड़े और समस्या से निपटान के लिए दो देश एक सीमा का निर्धारण कर लेते हैं कि आप लोग यहां से इधर नहीं आओगे और आप लोग यहां से इधर नहीं आओगे, तो उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है भारत व चीन, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है भारत व पाकिस्तान, और ऑप्शन 4 आपके सामने है भारत व बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर फर्स्ट है, जर्मनी व फ्रांस के मध्य मैगीनॉट रेखा है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन यह कि भारत व चीन के मध्य कौन सी है, तो भारत व चीन के मध्य की बात की जाए तो मेक मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मेक मोहन रेखा भारत व किसके मध्य है? चीन के मध्य है। यदि भारत व पाकिस्तान के मध्य की बात की जाए तो इनके मध्य जो रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। क्लियर है ना? भारत व पाकिस्तान के मध्य की बात की जाए तो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और भारत व बांग्लादेश के मध्य की बात की जाए तो जीरो रेखा या शून्य रेखा है। क्लियर है ना? कौन सी रेखा है? शून्य रेखा है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका फर्स्ट है, लेकिन भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, जबकि भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य आपकी जीरो रेखा है या जीरो लाइन है या शून्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने उपस्थित है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आसियान क्या है। ASEAN, इसको ही हम लोग हिंदी में लिख देते हैं आसियान। अब अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप समझ पा रहे होंगे इस फुल फॉर्म से ही। कहने का मतलब यह है कि साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, दक्षिण और पूरब एशिया के देशों का एक संगठन है जिसे हम लोग आसियान कहते हैं। अब अगर बात की जाए तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना
बैंकॉक कहां पर की गई थी? बैंकॉक थाईलैंड में पड़ता है और यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी, मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। आसियान की स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी और 1967 में की गई थी। अब अगर बात की जाए तो जब आसियान की स्थापना की गई थी तो इसमें 10 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? 10। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इनकी सदस्य देशों की संख्या 11 है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 11। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इस आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वह आपका जकार्ता में। कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय जकार्ता में। क्लियर है? कहां पर है? जकार्ता में। और यह इंडोनेशिया कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। क्लियर है ना? जकार्ता कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। अब अगर बात की जाए कि इसके 10 सदस्य कौन से हैं तो आप सब लोग म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा बात की जाए तो फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम। तो आप अगर इनका काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है ना? पहले सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 10। अब 11वें की बात की जाए तो 11वां जो सदस्य है वो है तिमोर। कौन सा है? तिमोर। क्लियर है ना? लिस्ट तिमोर है जो इसका 11वां सदस्य देश है। क्लियर है? आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें जब इसकी स्थापना की गई थी तो 10 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसमें 11 हैं। 10 कौन कौन से हैं? म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है जिनेवा, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है जकार्ता और चौथा ऑप्शन है मनीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जकार्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 3rd, जकार्ता। अब अगर बात की जाए तो जिनेवा में आप सब लोग जानते हो कि जिनेवा में कई संगठनों का मुख्यालय, जिनेवा में कई संगठनों का मुख्यालय है। लेकिन हम लोग इंपोर्टेंट एक एक पढ़ लेते हैं। जैसे जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा में WTO का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। पहले यह गेट हुआ करता था, GATT हुआ करता था जब 1947 की बात है, लेकिन गेट का ही नाम चेंज करके WTO कर दिया गया था 1995 में। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। जकार्ता में आसियान का है और मनीला में यदि बात की जाए तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सी बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वह मनीला में स्थित है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सबसे लंबी नदी तो जानते हो भारत की कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर है ना? जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब बात कर रहा है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की बात की जाए तो ऑप्शन फर्स्ट गोदावरी, ऑप्शन सेकंड कृष्णा, ऑप्शन थर्ड कावेरी और ऑप्शन 4 महानदी।
तो हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है। कौन सी है? गोदावरी। अब अगर बात की जाए तो हम नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी। क्लियर है ना। उसके अलावा यदि बात की जाए तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का यदि उद्गम स्थल की बात की जाए, गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह आपका है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कौन सी है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में पड़ती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। यदि सहायक नदी की बात की जाए गोदावरी की तो जिसमें है इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा नहीं, वेनगंगा तो कृष्णा की सहायक नदी है। पेनगंगा, पूर्णा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी और गोदावरी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा जो नदी है इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। किसकी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। यदि इसकी भी बात की जाए कृष्णा नदी की भी तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी है जो नासिक में स्थित है। ये भी महाराष्ट्र में ही है, नासिक में स्थित है। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। सहायक नदियों की इसकी बात की जाए तो बहुत पूछी जाती हैं। कृष्णा, भीमा, कोयना और इसकी दूधगंगा, वेनगंगा, बहुत सारी हैं। क्लियर है। ये इंपोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि भीमा, कोयना, तुंगभद्रा कृष्णा की जो सहायक नदी है। कृष्णा इसकी सहायक नदी नहीं, हम तो कृष्णा की सहायक नदी पे ही बात कर रहे हैं। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है भीमा, कोयना, तुंगभद्रा लिख लो एक और, तुंगभद्रा है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो कावेरी जो नदी की लंबाई है वह है आपकी 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। और कावेरी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका कुर्ग पहाड़ी। कर्नाटक के कुर्ग पहाड़ी से है। कर्नाटक की कुर्ग पहाड़ी। कहां से? कर्नाटक की कुर्ग पहाड़ी से ही इसका उद्गम स्थल है। कहां से इसका उद्गम स्थल है? इसका उद्गम स्थल है कुर्ग। कहां से? कुर्ग। इसका उद्गम स्थल जो है वह है कुर्ग पहाड़ी है। क्लियर है ना। कुर्ग पहाड़ी है जो कावेरी नदी को यहां से निकालती है, या कावेरी नदी कुर्ग पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वह 800 किलोमीटर है। महानदी की बात की जाए तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिहावा नदी से है। कहां से है? सिहावा नदी से है। यदि कावेरी की भी सहायक नदियों की बात की जाए तो लक्ष्मण तीर्थ है, कबिनी है, हेमवती है, ये कावेरी की हैं। यदि महानदी की बात की जाए तो महानदी की जो सहायक नदी हैं उसमें तेल है, आपकी सिभा है, ऐसी कई नदियां हैं जो इनकी सहायक नदी हैं। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने हाजिर है
किस रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं? क्लियर है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट विषुवत रेखा, ऑप्शन सेकंड कर्क रेखा, ऑप्शन थर्ड मकर रेखा और ऑप्शन 4 है 180 देशांतर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सूर्य का प्रकाश लंबवत वर्ष भर किस रेखा पर रहता है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये रेखा कौन सी है। तो आप देखिए कि हमने मान लिया कि यह पृथ्वी है। क्लियर है ना? ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के मध्य से काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या है जिसका नाम? विषुवत रेखा। इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। क्लियर है? जो 0 अक्षांश पर है। क्लियर है? अब विषुवत रेखा का जो उत्तर का भाग है हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो विषुवत रेखा का यह दक्षिण का भाग है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तर में एक 23.5 अक्षांश पर रेखा है। 23.5 अक्षांश पर रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 अक्षांश पर एक रेखा है जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने मान लिया जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ये सन है। अब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ, सूर्य का प्रकाश यहाँ और सूर्य का प्रकाश यहाँ। मेरा कहने का मतलब है जैसे टॉर्च अपना प्रकाश दिखाती है, तो आपने देखा होगा टॉर्च का प्रकाश ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे चलता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सूर्य यहां से यहां उत्तरायण की तरफ जाता है या सूर्य इधर से इधर आता है दक्षिणायन की तरफ जाता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य उत्तरायण में सिर्फ कर्क रेखा तक जा सकता है और दक्षिणायन में यह मकर रेखा तक जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो कर्क और मकर रेखा के मध्य ही पड़ती हैं। कहां से पड़ती हैं? कर्क और मकर रेखा के मध्य ही पड़ती हैं। इसी कारण सूर्य की जो लंबवत किरणें वो वर्ष भर पड़ती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य इधर जाए या इधर जाए, यहां इस रेखा पर तो सूर्य का प्रकाश लंबवत ही रहता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है विषुवत रेखा। क्लियर है ना? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की लंबवत किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर ही पड़ती हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो कर्क रेखा मैं आपको बता चुका हूं, मकर रेखा भी मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, ऐसा है कि कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा पर लंबवत प्रॉपर किरणें जो पड़ती हैं वो 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। और मकर रेखा पर अगर बात की जाए तो ये 22 दिसंबर को पड़ती है। क्लियर है ना? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। अब अगर 180 देशांतर की बात की जाए तो 180 देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है? तो वह 180 देशांतर होती है। क्लियर है ना? ये अक्षांश होते हैं और अगर इन पे ऐसे बना दिया जाए, ऐसे जो रेखाएं होती हैं, ऐसे पोल से पोल को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है सुरहाग ताल किस जिले में स्थित है? सुरहाग ताल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने बलिया, ऑप्शन सेकंड है आपके सामने वाराणसी, ऑप्शन थर्ड है आपके सामने बरेली और ऑप्शन 4 है आपके सामने पीलीभीत। अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बलिया। क्लियर है? क्या है? बलिया में ही सुरहाग ताल है। लेकिन यदि बात की जाए तो वाराणसी में भी कुछ है इंपोर्टेंट ताल या झील है और वह है
औंधी ताल। कौन सा? औंधी ताल बहुत पूछा जाता है कि कहां पर स्थित है, तो वह वाराणसी में है। यदि बरेली की बात की जाए तो एक इंपोर्टेंट है और वो है लिलोर झील। कौन सी? लिलोर झील है, कहां पर स्थित है? वह बरेली में स्थित है। और पीलीभीत की बात की जाए तो यहां पर फुलहर झील स्थित है। कौन सी? फुलहर झील या फुलहर ताल कहां पर स्थित है? वह पीलीभीत में स्थित है। आप इसे याद रख सकते हो कि किसी के ऊपर यदि फूल बरसाए जाते हैं तो खुशी के मारे वो पीला हो जाता है, तो इसे याद कर सकते हो कि फुलहर झील कहां पर है?